नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन में, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। आइए इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद कटीले वन एवं झाड़ियों को बाद में देखते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पढ़े थे। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जा रहे हैं? जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वह वृक्ष प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में शुष्कता से बचने के लिए अपनी पत्तियां 6 से 8 सप्ताह के लिए एक साथ गिरा देते हैं। इसलिए इनको पतझड़ वाले वन कहा जाता है। इनको मानसूनी वन इसलिए कहा जाता है कि ये वन जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। साथ ही इन वनों के अंतर्गत जो प्रमुख वृक्ष उगते हैं या जो वृक्षों की किस्में पाई जाती है वह किस्में मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसलिए इनको मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा के आधार पे इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। वर्षा के आधार पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये भी अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए वर्षा के आधार पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आइए इनको देख लेते हैं कि
आर्द्र पर्णपाती वन कौन है और शुष्क पर्णपाती वन कौन है। देखिए जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, कितना 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ऐसे क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं या जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख वृक्ष उगते हैं या जो वृक्ष पाए जाते हैं वह है साल, सागवन, सेखू, शीशम, सेमल, शहतूत आदि। जबकि जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पर पाए जाने वाले वनों को शुष्क पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं उसमें पीपल, नीम, बांस को भी हम आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन में रख सकते हैं। इसके अलावा आंवला और भी तमाम वृक्ष एग्जाम्पल के रूप में मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो क्षेत्र है या हम लोग जहां पर रह रहे हैं वह पर्णपाती वनों का ही क्षेत्र है। आप पहचान खुद कर सकते हैं कि ऐसे वृक्ष मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं या पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं जिन वृक्षों की सभी पत्तियां वर्ष के किसी न किसी महीने में अपनी पत्तियां एक साथ पूरी की पूरी गिरा देती है, और खासकर शीत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ऐसा होता है। वो भी किस लिए? वाष्पोत्सर्जन अधिक ना हो, वाष्पोत्सर्जन अधिक ना हो, क्योंकि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो काफी परिपक्व हो चुकी होती हैं, इसलिए उनसे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। और चूंकि शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है जो कि शुष्क एवं उष्ण होता है, इसलिए इस दौरान जो है वाष्पीकरण ज्यादा होता है। इसलिए ये वृक्ष जो है अपने आप को शुष्कता से बचाने के लिए, वाष्पीकरण से बचाने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं और अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं और उनके स्थान पर नई और कोमल पत्तियां निकल आती हैं, जिनसे अपेक्षाकृत वाष्पीकरण कम होता है। तो आप इन वनों के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसके एग्जाम्पल खुद खोज करके लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार के वनों के अंतर्गत जो वृक्ष प्रमुख आते हैं कंबाइंड रूप से बता रहे हैं, आर्द्र और शुष्क दोनों क्षेत्रों को मिला करके। देखिए मानसूनी वनों के अंतर्गत या पर्णपाती वनों के अंतर्गत जो प्रमुख वृक्ष हैं वह है साल, सागवन, सेखू, शीशम, शहतूत, चंदन, पीपल, नीम, आंवला, अर्जुन आदि पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल हैं। अब ये वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राज्य वाइज इनका विवरण देखा जाए या वितरण देखा जाए। अभी तो हमने देखा कि 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा हो रही है या होती है ऐसे क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कल की वीडियो में सदाबहार वनों के अंतर्गत कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी जो ढाल है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि वर्षा के वितरण के अंतर्गत या मानसून को पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो जाहिर सी बात होगी कि यहाँ पर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, तो इसके बाद कोई ना कोई क्षेत्र अवश्य ऐसा आएगा जहां पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर या 200 से 70 सेंटीमीटर तक होती होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो
इसमें गुजरात का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब का कुछ क्षेत्र आएगा। इसके अलावा थार के वनस्थल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि थार के वनस्थल में जो है वहाँ कटीले वन एवं झाड़ियां पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र था, यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो क्यों सदाबहार पाए जाते हैं? क्योंकि वर्षा जो है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज और हम लोग पढ़े हैं वर्षा के वितरण में कि जो बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा है, उससे वर्षा की मात्रा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इधर वर्षा 200 सेंटीमीटर अधिक हो रही है, तो इसके बाद में 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा इन सब क्षेत्रों में होती होगी। इसलिए इन सब क्षेत्रों में अब ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, ये मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र है या मानसूनी वनों वाला क्षेत्र है। इसके अलावा हम लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में देखे थे कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में जो है वह सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, अपने यहाँ भी जो मानसूनी वनों का प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ वृक्ष जो है मानसूनी वनों के दिखाई पड़ते हैं, पर्णपाती वनों के दिखाई पड़ते हैं, और कुछ वन जो है वह सदा या कुछ वृक्ष जो है सदाबहार वन के भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ कटीले वन एवं झाड़ियों के भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अगर कह दिया गया कि इस क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं या सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सबके सब वृक्ष जो है उसी ही कैटेगरी के पाए जाते हो। तो पतझड़ वाले वनों का विस्तार पूर्वोत्तर के राज्यों में भी असम, इसके बाद में इधर अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों में पर्णपाती वनों का विस्तार है। अब इसको आप सिंबल के माध्यम से दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पर्णपाती वनों को दिखाने के लिए जो भी सिंबल आप बनाना चाहें, चलिए इजी सिंबल बना लिया जाता है। पर्णपाती वन, इन सब क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। इन्हीं सब आधारों पर भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एक तो मानसूनी हवाओं का, मानसूनी वर्षा का व्यापक प्रभाव होता है, साथ ही भारत पर जो अधिकतर वृक्ष पाए जाते हैं वह मानसूनी वनों के ही वृक्ष पाए जाते हैं। अब राज्यवाइज देखा जाए, राज्यों के हिसाब से देखा जाए, तो इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ भाग, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात आदि राज्यों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। पर ऐसा नहीं कि अगर जिन राज्यों का नाम ले लिया गया तो उन राज्यों में केवल उसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, बाकी और अन्य प्रकार के वन या वृक्ष नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। हर राज्यों में अलग अलग प्रकार के वन या वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये रही जानकारी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां। अगला क्या देखना है? कटीले वन एवं झाड़ियां।
एक चीज और जानने से थोड़ी सी जानकारी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में शेष रह गई है कि इन वनों के अंतर्गत जो वृक्षों की सघनता है वह सदाबहार वनों की अपेक्षा कम है। साथ ही इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उनमें पाई जा रही लकड़ियां जो है काफी मजबूत होती हैं और ये इनकी सघनता कम होती है, इसलिए इनको आसानी से काटा जा सकता है, इनका आसानी से दोहन किया जा सकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से मानसूनी वन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी वजह से आज जो है इन सब क्षेत्रों के अधिकतर वनों को कृषि कार्यों के लिए साफ कर लिया गया है। इसीलिए चूंकि इनको काटना आसान होता है और इनकी लकड़ियां जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इन सब क्षेत्रों के वनों को या अधिकतर वनों को कृषि कार्यों के लिए काट करके साफ कर दिया गया है। साथ ही इन सब क्षेत्रों में पशुचारण भी किया जाता है, जिससे इस प्रकार के वनों को नुकसान पहुंचता है। तो आइए फिर देखते हैं कटीले वन एवं झाड़ियां। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर कांटे वाले वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती है। देखिए कटीले वन एवं झाड़ियां उन क्षेत्रों में उगती हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां पर होती है भारत में, वहां पर कटीले वन एवं झाड़ियां उगती हैं। उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर चूंकि वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ की वनस्पतियां अपने आप को अनुकूलित कर ली हैं। यहाँ की वनस्पतियों में पत्तियों की संख्या कम, एक तो वनस्पतियां जो होती हैं वह अधिक ऊंचाई वाली नहीं होती हैं, अधिक बड़े आकार की वनस्पतियां नहीं होती हैं। जो पेड़ आज पाए जाते हैं वो काफी लंबे चौड़े या बड़े नहीं होते हैं। साथ ही उसमें पत्तियों की भी संख्या कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी होती है और जल की कमी होने से ये वृक्ष जो है या इन क्षेत्रों में जो उगने वाली वनस्पतियां हैं वो अपने आप को अनुकूलित कर ले। चूंकि वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है पत्तियों से होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों से होता है, इसलिए यहाँ के वृक्ष जो है पानी की कमी से बचने के लिए अपनी पत्तियों को सीमित कर लिए हैं, कम कर दिए हैं। साथ ही कुछ पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं, जिससे कम से कम जल जो है या पानी खर्च हो। साथ ही यहाँ के जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी छालें मोटी होती हैं। यहाँ के वृक्षों की छालें जो है मोटी होती हैं ताकि जल का कम से कम वाष्पीकरण हो। और एक खासियत है यहाँ के वनों की कि यहाँ के वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं। किस उद्देश्य से? पानी की तलाश में, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। तो इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन है? कटीले वन एवं झाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष उगते हैं? इसमें से जो प्रमुख वृक्ष है वो खजूर है, जिसका आर्थिक दृष्टि से काफी महत्व है। इसके अलावा बबूल, बेर, रामसर, कैक्टस, आदि इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं, जिसमें से खजूर आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। खजूर को आपकी किताब में पाम भी दिया होगा। अब आइए देख लेते हैं, आइए अब देखते हैं कि इस प्रकार के वन भारत में कहां कहां पाए जाते हैं। तो जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, इन सब थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है, तो इस प्रकार के वन जो है प्रमुख रूप से थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इधर
दक्षिण में तेलंगाना का पठार है, यहाँ भी वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ भी कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी यदा कदा कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीले वन एवं झाड़ियां। अब आइए देखते हैं कि इन प्रकार के वनों में या इस प्रकार के वनों में कौन कौन से वन्य प्राणी निवास करते हैं। क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के भी वन्य प्राणी छूट गए थे, तो उनका जिक्र पहले हो जाए। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें हाथी, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, बंदर आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हैं। जबकि कटीले वन एवं झाड़ियों के अंतर्गत अधिकतर जीव जो पाए जाते हैं वो बिलों में रहने वाले होते हैं, जैसे कि खरगोश, इसके अलावा लोमड़ी, खरगोश, जंगली गधा, शेर, चीता आदि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।